सभी को सुप्रभात। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ा रहा था, हिंदी व्याकरण को पढ़ा रहा था और हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने अपना पहला अध्याय शुरू किया था, जिसमें हम लोग हिंदी वर्णमाला को लेकर के चल रहे हैं। और हिंदी वर्णमाला में हम लोगों ने काफी कुछ चीजें सीखी जो अ, पूर्व में कई सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और हिंदी वर्णमाला में हम लोग पहला जो अपना टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, वह टॉपिक हमारा क्या था? स्वरों का वर्गीकरण। और वर्गीकरण को अभी हम लोगों ने 5 भागों में पढ़ लिया है। आज हम लोग वर्गीकरण के अंतिम भाग को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्यंजनों की। तो शुरू करते हैं देर ना करते हुए अपने टॉपिक को। इसके छठवें वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जो छठा वर्गीकरण है हमारा, छठा वर्गीकरण है हवा के, हवा के नाक व मुंह से, मुंह से निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर हवा के नाक व मुंह के निकलने के आधार पर। अगर इसके बारे में देखें तो ये बेटा हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। और दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है निरनुनासिक स्वर। निरनुनासिक स्वर। मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो स्वर के उच्चारण में हमारे पास में दो चीजें होती हैं। पहली चीज कि कभी कभी जो वायु होती है वो हमारे मुंह से निकलती है और कभी कभी मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। तो जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो इनको नासिक के बेस पर, नासिक के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुनासिक स्वर और दूसरा होता है निरनुनासिक स्वर। तो पहले की बात करते हैं हम लोग। अनुनासिक स्वर क्या होता है? अनुनासिक स्वर की अगर बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से निकले, मुख से निकलती है, मुख से निकलती है, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक स्वर कहलाते हैं।
थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। वायु, केवल वायु, यहाँ जगह मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बढ़ा रहा हूँ। वायु मुख के साथ, मुख के साथ नाक से निकलती है। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जो वायु है हमारा, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु हमारा मुख के साथ साथ कहाँ से निकले, नाक से निकलती है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं इनमें ये ऐसे स्वर कौन कौन से हैं। देखिए, और इसको मैं अगर दिखाऊं तो ऐसे स्वर जिनके ऊपर चंद्र बिंदी लगी होती है, ऐसे स्वर जिनके ऊपर चंद्र बिंदी लगी होती है, वो सभी के सभी स्वर हमारे कौन से स्वर कहलाते हैं, वो कौन से स्वर कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे अगर उदाहरण के रूप में हम लोग देखें, उदाहरण में अगर देखें तो उदाहरण में हमारे पास देखो आ जाएगा अंग, आम, इत्यादि। अच्छा, यहाँ पर चंद्र बिंदी, और इस बिंदी के बारे में भी पता करे रहिए, इसे हम क्या कहते हैं अभी आगे चल के सीखेंगे, अनुस्वार कहते हैं, है ना। तो यहाँ जगह ये चीजें आपको समझ में आई कि हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण हमने कितने भागों में किया, दो भागों में। पहला भाग हमारा क्या था, अनुनासिक स्वर, और दूसरा हमारा क्या था, निरनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर के बारे में मैंने आपको बताया कि अनुनासिक स्वर कौन से स्वर होते हैं। तो अनुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में जो वायु हमारी है वो कहाँ से निकले, वो मुख के साथ साथ नाक से निकलती है। तो ऐसे स्वर हमारे क्या कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। और इनको पहचानने का सीधा तरीका है, अक्षर के साथ में आपके क्या दिए रहेंगे, या तो चंद्रबिंदी दी रहेगी या तो क्या दी रहेगी, अनुस्वार दिए रहेंगे। आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई है। एक बार आप नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं आगे की। अब इसके दूसरे भाग को लेकर के चलेंगे। दूसरा भाग जिसे कहते हैं निरनुनासिक, निरनुनासिक अथवा अथवा मौखिक स्वर, मौखिक स्वर, निरनुनासिक अथवा मौखिक स्वर। इसको अगर परिभाषित करें हम लोग तो जिन स्वरों के उच्चारण में, उच्चारण में वायु केवल केवल मुख से निकलती है, मुख से, मुख से निकलती है, मौखिक या मौखिक या निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। तो परिभाषा में मैंने बताया कि जिन स्वरों के उच्चारण में जो वायु है हमारी वो केवल मुख से निकलती है, तो ऐसे सभी स्वर हमारे क्या कहलाते हैं, निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे, अच्छा एक चीज इसमें और समझ करके रखिएगा, सभी स्वर
सभी स्वर निरनुनासिक स्वर होते हैं। निरनुनासिक स्वर होते हैं क्योंकि सभी स्वरों के उच्चारण में सभी स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से निकलती है। मुख से निकलती है। तो मैंने आपको एक चीज समझाया कि हमारे पास में जितने भी स्वर हैं या जितने स्वरों की संख्या है वो सभी के सभी स्वर हमारे कैसे होते हैं, निरनुनासिक होते हैं। और जब भी इनका उच्चारण किया जाता है तो ये सारे स्वर हमारे कहाँ से निकल करके आते हैं, मुख से निकल करके आते हैं। नाक से इनकी कोई जो वायु हमारी निकलती है वो मुख से निकलती है और नाक से वायु का कोई लेना देना उस समय नहीं होता। जैसे जैसे अगर देखें उदाहरण के रूप में अगर देखें तो ये हमारे कौन कौन से हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये हमारे सभी के सभी स्वर हैं। मैंने आपसे बता दिया कि जितने भी हमारे स्वर होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, निरनुनासिक स्वर होते हैं। तो यहाँ जगह तक की चीजें आप लोग लिख लीजिए, फिर धीरे धीरे हम अपने बात को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब हम लोग अपने अगले वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं भूसत्व के आधार पर। ठीक है, तो वर्गीकरण नंबर 7 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहां जगह हम पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर अगर हम स्वरों के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले आइए समझते हैं ये घोष शब्द है क्या। ये घोष शब्द है क्या? देखिए, घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। श्वास का कंपन यानी जब भी हम श्वास लेते हैं तो हमारा जो स्वर तंत्र है यदि उसमें कंपन उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। तो घोषत्व के स्वर तंत्रियां जब कंपित होती हैं, जब स्वर तंत्रियां तंत्रियां
जब स्वर तंत्रियों जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो स्वघोष ध्वनियां तो सघोष ध्वनियां ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। तो मैंने आपको समझाया कि घोष किसे कहते हैं। तो घोष का अर्थ क्या होता है, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। और जब भी हम किसी स्वर को बोलते हैं और हमारे यदि बोलने के समय यदि हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो उनसे निकलने वाले जो भी स्वर हमारे होते हैं वो सभी स्वर क्या कहलाते हैं, घोषत्व स्वर कहलाते हैं या सघोष ध्वनियां कहलाती है। ठीक है। अगर इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, हम लोग स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं तो सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं। सघोष ध्वनियां होती हैं, यानी जितनी भी स्वर की जो ध्वनियां हैं वो सभी के सभी ध्वनि हमारे कौन से होते हैं, सघोष होते हैं। तो यहां जगह तक की चीजें आपको समझ में आई हैं, आप इसे लिख लीजिए, फिर बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब बात थोड़ी सी आगे की ओर बढ़ाएंगे। यहां पर हम लोग कुछ बात करेंगे परंपरागत अतिरिक्त वर्ण की। परंपरागत अतिरिक्त वर्ण की, यानी कुछ ऐसे वर्ण हैं जो परंपरा के अनुसार हमारे साथ में चले आए हैं और इन्हीं परंपराओं के आधार पर थोड़ा सा इनको देखेंगे हम लोग। देखेंगे तो ये 4 प्रकार के वर्ण हैं हमारे पास में। देखिएगा मैं ये चारों को दिखाता हूं। पहला है ये, दूसरा और ये तीसरा, 3 है। इन तीनों के बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं चंद्र बिंदु। इसे हम लोग कहते हैं अनुस्वार और इसे हम लोग कहते हैं विसर्ग। तो परंपरागत अतिरिक्त वर्ण की हम लोगों ने बात करी, तो ये हमारे पास में 3 तरीके के निकल करके आते हैं। पहला है चंद्रबिंदु, दूसरा है अनुस्वार और तीसरा है विसर्ग। ठीक है। अब इन्हीं चीजों को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूं। तो जैसे मैंने बताया, ये जो परंपरागत वर्ण है, परंपरागत जो वर्ण है, ये वर्ण हम 3 भाग में ले लेते हैं इन वर्णों को। इन वर्णों को हम 3 भाग में ले लेते हैं। पहले भाग को कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक
जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अनुनासिक, दूसरे को हम लोग, अभी मैंने बताया, दूसरे को हम कहते हैं अनुस्वार, दूसरे को हम कहते हैं अनुस्वार, अनुस्वार, और तीसरे को हम लोग कहते हैं विसर्ग, तीसरे को हम लोग कहते हैं विसर्ग। अनुनासिक का अर्थ क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में नाक से कम, नाक से कम तथा मुख से ज्यादा, मुख से ज्यादा वायु निकले, वायु निकले, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जो वायु हमारी है वो नाक से ज्यादा कहां से निकलना शुरू करे, मुख से निकलना शुरू करे, तो ये सभी के सभी स्वर हमारे क्या कहलाते हैं? अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो अगर देखें तो इनका जो प्रयोग होता है, अनुनासिक का जो प्रयोग होता है, अनुनासिक का प्रयोग तद्भव, तद्भव यानी हिंदी, हिंदी में प्रयोग होता है, हिंदी में प्रयोग होता है। मतलब क्या है? जैसे ही हम लोग अनुनासिक वर्ण के बारे में अगर पढ़ेंगे तो मैंने आपसे क्या बताया कि ये ऐसे वर्ण होते हैं कि जिनके उच्चारण में वायु हमारी नाक से ज्यादा कहां से निकलती है? मुख से निकलती है। और अनुनासिक स्वरों का अगर हम लोग प्रयोग देखें तो ये तद्भव में होता है। तद्भव जो शब्द होता है ये हमारा सामान्यतः हिंदी का रूप होता है, और तत्सम हमारा जो होता है वो सामान्यतः हम किस रूप का जानते हैं? संस्कृत का रूप का जानते हैं। तो यहाँ जगह तद्भव का रूप होता है। जैसे उदाहरण के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो उदाहरण में अगर हम लोगों को देखना है तो जैसे मैंने लिखा 5, मैंने लिखा दांत, दांत, मैंने लिखा कांटा, कांटा, मैंने लिखा चांद। ये हमारे सभी के सभी कैसे स्वर हैं? अनुनासिक हैं। और कैसे वर्ण है? अनुनासिक वर्ण है। अब हम बात करेंगे किसकी ओर? अनुस्वार की ओर। तो अनुस्वार किसे कहते हैं? देखिए, जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में वायु, जिनके उच्चारण में वायु नाक से अधिक, नाक से अधिक तथा तथा मुख से कम निकलती है,
मुख से कम निकलती है। यानी मैंने बताया कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जो वायु है हमारी वो नाक से अधिक निकलेगी और मुख से क्या निकलेगी, कम निकलेगी, तो वो सभी के सभी वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं, अनुस्वार कहलाते हैं। तो इसका अगर प्रयोग देखें हम लोग, इसका अगर प्रयोग देखें तो अनुस्वार का प्रयोग अनुस्वार का प्रयोग तत्सम यानी संस्कृत, तत्सम यानी संस्कृत में होता है। तत्सम में होता है। अगर जैसे करके बात करें, उदाहरण में अगर हम लोग देखना चाहें तो उदाहरण में देख सकते हैं। उदाहरण में अगर देखना चाहें तो जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा पंच, मैंने लिखा दंत, और कांटा को संस्कृत में कहते हैं कंटक, और चांद को कहते हैं चंद्र, इत्यादि। अब हमारा तीसरा बच रहा है जिसको हम कहते हैं विसर्ग। विसर्ग क्या होते हैं? संस्कृत के शब्दों में हम लोग विसर्ग की अगर बात करें तो संस्कृत के शब्दों में स्वरों के बाद, यानी जब हम कोई संस्कृत के शब्द को लिखते हैं तो स्वरों के बाद ये क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। स्वरों के बाद विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यानी जब भी इनका प्रयोग किया जाएगा वो संस्कृत के शब्दों में किया जाएगा, और ये हमेशा किसके बाद आएंगे? स्वरों के बाद आएंगे, है ना। जैसे अगर उदाहरण के रूप में देखना हो तो उदाहरण के रूप में हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यहां देखा हमने उदाहरण के रूप में लिखा प्रातः काल, प्रातः काल। मैंने उदाहरण लिखा दुख, मैंने उदाहरण लिखा अतः। तो ये हमारी बात रही परंपरागत वर्णों की। इन परंपरागत वर्णों में तीन चीजें आई जिसमें हमने पहला सीखा अनुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है, और विसर्ग क्या है। मैं विसर्ग को थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करता हूँ सरल शब्दों में। तो एक बार आप इसे लिख लीजिए, फिर थोड़ा सा समझाते हुए अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे विसर्ग की, तो मैंने उसमें आपको परिभाषित कराया कि इनका जो प्रयोग होता है वो संस्कृत शब्दों में अनुस्वार के बाद होता है। तो स्वरों के क्या होता है? बाद होता है। तो जैसे अगर देखोगे तो अगर मैं लिख रहा हूं अतः, उदाहरण मैंने एक शब्द लिखा था अतः, तो ये कैसे प्रयोग होते हैं वो दिखा देता हूं। अतः
अगर हम लोग अतः का वर्ण विच्छेद करें, अतः का अगर हम लोग वर्ण विच्छेद करें तो क्या आएगा? अ, धन त, धन अह। धन अह। तो ये हमारा हो गया क्या? अतः, है ना। अब कुछ चीजें इसमें आपको समझने लायक हैं, वो मैं समझाते हुए आगे की ओर बढ़ता हूं। देखिए, पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी एक हिंदी के व्याकरणवादी थे जिनका नाम था पंडित पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी। पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार के अनुसार विसर्ग तथा अनुस्वार स्वर नहीं होते हैं। यानी पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने बताया कि जो विसर्ग और अनुस्वार होते हैं ये हमारे क्या नहीं होते हैं? स्वर नहीं होते हैं। अब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि 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 यह व्यंजनों की तरह यह व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते। स्वर से पहले नहीं आते, अपितु अपितु बाद में आते हैं। बाद में आते हैं। मतलब क्या है? पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने इसलिए इन्हें स्वर नहीं माना क्योंकि इन जब वर्णों का जब हम प्रयोग करते थे तो क्योंकि यह व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते। जैसे हमारे व्यंजन आते हैं, व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर आप समझें तो मैं उदाहरण के रूप में एक चीज लिख रहा हूं। मैं उदाहरण के रूप में एक चीज लिख रहा हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा ग। अब ग में देखोगे तो ग में हमारा एक तो ग हलंता आ रहा और इसमें हमारा जुड़ा हुआ क्या है? अ। तो यहां जगह देखोगे कि ये व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते। देखो, स्वर के पहले हमेशा कौन आता है? व्यंजन आता है। और यही कारण है कि ये सबसे अंत में आते हैं। इसीलिए पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने इन्हें क्या कह दिया? इन्हें क्या कह दिया? अयोगवाह कह दिया। अतः अतः पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा। पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने इसे क्या कह दिया? अयोगवाह कह दिया। तो आइए समझते हैं अयोगवाह का अर्थ क्या निकलता है अगर देखा जाए तो।
देखिए, अयोग वहां दो शब्दों से मिलकर के बना है, अयोग वाह। अगर ये इसके अर्थ की बात करूं तो एक तो होता है अयोग और एक है हमारा वाह। अयोग का अर्थ आप समझते हैं जो बिना योग्य का हो, और वाह का अर्थ होता है अर्थ वहन करना, अर्थ वहन करना। तो अर्थात क्या हुआ कि अयोग्य होने के बाद भी ये अपने अर्थ को क्या करते हैं, वहन करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, अयोगवा पड़ गया। तो आशा करते हैं कि यहाँ जगह तक की चीजें आपको समझ में आई हैं, यहाँ जगह तक आप इसे लिख लीजिए। हम लोग अपने स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया, जितने भी प्रकार के वर्गीकरण थे उन सभी वर्गीकरण के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया, पढ़ाई लिखाई कर ली। अब हमारे पास में व्यंजन वर्ण बच रहे हैं, और इन व्यंजन वर्णों के बारे में हम लोग भी, जैसे अभी स्वर के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात करी, ऐसे ही आगे चल के हम लोग व्यंजन और व्यंजन वर्ण के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि व्यंजन और व्यंजन वर्ण दोनों एक ही चीज है, जबकि ऐसा कदापि नहीं है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। जो व्यंजन होता है वो क्या होता है और व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, इन दोनों की बातें हम लोग करेंगे। तो अब इस नए वर्गीकरण की शुरुआत हम लोग कल से करेंगे। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे इसी टाइम पर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।